सर, टीसीएस धर्मांतरण कांड में तो बड़े विस्फोटक खुलासे हो रहे हैं। 25 दिन तक निदा खान को जिसने छिपा कर रखा, ओवैसी का चमचा, वो मतीन पटेल तो बुरी तरह से फंस गया है। एआईएमआईएम का पार्षद छत्रपति संभाजी नगर वाला, उसके घर पर, दफ्तर पर और कई प्रॉपर्टीज पर जो अवैध थी, उन पर तो बुलडोजर चल गया है और अब तो उसकी सदस्यता जाने वाली है पार्षद की। बिल्कुल सही कहा आपने। पार्षद की तो सदस्यता जानी ही चाहिए, लेकिन ये 7वां पास पार्षद, इसकी संपत्ति तो देख लीजिए। एक रेजिडेंशियल ब्लॉक, एक ऑफिशियल ब्लॉक, और अभी तो शुरुआत हुई है। ये तो भला हो देवेंद्र फडणवीस जी का, उन्होंने कहा था दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी, लेकिन जब इनको 3 दिन की नोटिस दी गई तो ये चले गए कोर्ट के नहीं, हमको 15 दिन चाहिए अपने अभिलेख देने में। लेकिन अभिलेख तो तब देंगे जब कुछ होंगे। जब अभिलेख मिले नहीं तो नियमानुसार सारी प्रक्रिया को पूरा करने के उपरांत, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद इसके ऊपर बुलडोजर चला। लेकिन आप फिर देखिएगा, भौंकने वाले फिर भौंकेंगे। आखिर किस कानून के तहत? तो कानून की अगर जानकारी आपको नहीं है तो जानकारी कर लीजिए। महाराष्ट्र म्युनिसिपल एक्ट के अंतर्गत ये तमाम कार्रवाई सब संभव है कि अगर आपने कार्रवाई नहीं की और बिना परमिशन के आपने निर्माण कार्य कराया तो ये ध्वस्तीकरण आपका हो ही जाएगा। और इसी महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के अंतर्गत ये भी प्राविधान है कि अगर पार्षद रहते हुए, कॉर्पोरेटर रहते हुए आपने कोई नाजायज कंस्ट्रक्शन किया तो आपकी पार्षद सदस्यता भी जाती रहेगी, जो कि जाने वाली है। यह संतोष का विषय है कि ऐसी कठोर कार्रवाई, मैं इनको समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी तत्वों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं पार्टी एआईएमआईएम, नाम माजिद पटेल, कोई कहता है मतीन पटेल, 2 नाम प्रकाश में आ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, ये कॉर्पोरेटर जो हैं, इनके 2 ब्लॉक से थे, एक कौसरबाग में, एक नोरेगांव में। नोरेगांव में ये निदा खान थी। ये 10 अप्रैल से गायब थी और 7 मई को गिरफ्तार हुई अंजू जी। इतने पूरे दिन इस पार्षद ने इसको अपने यहां छुपाया। तो मैं ये पहले कह दूं कि कानून के नजर में ये भी बराबर का हिस्सेदार है। पूरे दुनिया में, हिंदुस्तान को तो छोड़ दीजिए, पूरे दुनिया में निदा खान के ऊपर तलाश जारी थी और आपने पुलिस को संपर्क न करके आपने उसको पनाह दी, उसके परिवार को पनाह दी आपने। आप बराबर के हिस्सेदार हैं और मेरा परामर्श होगा कि इनके ऊपर भी पार्षद, ये मतीन खान, माजिद पटेल के ऊपर भी प्रभावी कार्रवाई करें कि अपराधियों को शरण देना एक बहुत गंभीर अपराध है। और अब इनके देखें निदा खान के ऊपर चर्चा करें, जो बातें अब प्रकाश में आ रही हैं कि इसके जो डिजिटल फुटप्रिंट्स थे, ये पाकिस्तान हैंडलर्स के साथ संपर्क में थी और 170, 1 2 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 170 ऐसे चरमपंथी संगठनों के साथ इसका संपर्क था। और वीडियो कॉल के जरिए ये प्रशिक्षण लेती थी, ट्रेनिंग लेती थी, कैसे रेडिकलाइज किया जाए। रेडिकलाइज करने की ट्रेनिंग लेती थी, किसको किया जाए। जो जेन जी है, जो बच्चे आते हैं, खासकर जो बच्चियां आती हैं जिनकी एवरेज एज 22 से नीचे हो, उनको वर्गलाओ, उनको डराओ, उनको धमकाओ। और जो पॉश एक्ट है उसके एक एक सिस्टम को तार तार करो। उसको सिस्टमेटिकली हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से हमारे बच्चे जागरूक हों, उनके गार्जियन और माता पिता जागरूक हों कि अगर किसी दफ्तर में ये सब चीजें हो रही हैं इसकी शिकायत करें। अगर दफ्तर में कार्रवाई नहीं होती है तो अन्य कहा जा सकते हैं, जैसे इसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने एक बड़ी विस्तृत आख्या दी है, पूरी रिपोर्ट का हवाला दिया है। तो ये जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की रिपोर्ट है, नॉर्मली मैं समझता था कि शायद ये लोग इतने क्रियाशील नहीं है, लेकिन जो इन्होंने रिपोर्ट दी है वो 50 पन्नों की है और उसमें जो पॉइंट्स दिए हैं, अगर आप उनको सुन ले तो आपके पैर के नीचे से जमीन चली जाएगी। इनके डिजिटल फुटप्रिंट्स जो है 170 चरमपंथी संगठनों से हैं। उसमें इन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट, जो बच्चियों का था उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट किया, उनको स्टॉक किया और हिंदू विश्वास प्रतीकों, देवी देवताओं की निंदा की। ये जब अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे। उनका मजाक बनाया, उनकी हंसी उड़ाई। और इसमें जो 3-4 नाम प्रकाश में आए हैं वो पहले भी आए थे, लेकिन आज ये अकाट्य सत्य माना जाता है कि दानिश, तौसीफ रजा और इन लोगों की गिरोह में दानिश, तौसीफ रजा और अश्वनी चैनानी के नेतृत्व में सब लोग आंख में पट्टी बांध करके बैठे थे। और इतना ही नहीं,
जो बच्चियों को चिन्हित करना, स्टॉक करना, शिकार करना, जो अपने शिकार ढूंढने के बाद उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट, इनएप्रोप्रिएट टचिंग, उनको स्टॉक करना, उनको वर्गलाना, उनका असेसमेंट करना और उनको मुस्लिम्स में कन्वर्ट करना, हिजाब आदि पहनवाना, ये सारी बातें जब हो रही थी तो ये अश्वनी चैनानी मूक दर्शक बना था और सीसीटीवी नाम की चीज नहीं थी, जो कि घोर उल्लंघन है प्रोसीजर्स और गवर्नमेंट ऑर्डर्स का। तो अंजू जी आप ये देख लें कि इसके ऊपर सीसीटीवी का ना होना, लोगों को प्रताड़ित करना, और पॉश की तो कहते थे प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, इसकी जीरो कंप्लायंस, कोई कंप्लायंस थी ही नहीं इसकी। ये एनसीडब्ल्यू की रिपोर्ट आगे कहती है कि जो छोटी बच्चियां होती हैं, जेन जी की जो बच्चियां थी, उनको विशेष रूप से टारगेट करते थे क्योंकि वो सरल, सहज, जल्दी विश्वास करने वाली होती हैं। जो उनका लीडरशिप थी वो ऐसे ही लोग होते थे जहरीले किस्म के, जो लीगी किस्म के होते थे, जिनकी जिहादी माइंडसेट होता था, ये लीडरशिप उनको दी गई। और जिस तरीके से जो पूरा सिस्टमैटिक बुलिंग के बारे में समझ ले, एक ने अपमान किया, दूसरे ने अस्वाभाविक और अश्लील तरीके से स्पर्श किया, चौथे ने हिंदू देवताओं को अपमानित किया, उसकी धारणाओं के ऊपर उसने आलोचना की और फिर उसको कहा कि तुम ये सब छोड़ के अगर इधर आ जाओ। तो सिस्टमैटिक बुलिंग इसीलिए होती थी कि एक तरीके से मनोबल उसका तोड़ दो। जाहिर है कि हमारी बच्चियां ऐसे कोई अरबपति घरों से सामान्यतः नहीं आती हैं, जो नौकरी के लिए गई हैं वो इसीलिए गई हैं कि घर में थोड़ा उनको सहयोग दे सकें। और ये भी एक है, इतना पढ़ने लिखने के बाद अगर नौकरी मिली है, आसानी से कोई नौकरी भी नहीं छोड़ना चाहेगा। तो सिस्टमैटिक बुलिंग का उद्देश्य यही था कि मनोबल पूरा तोड़ दो और पूरा आत्मविश्वास जो है बूट के नीचे रख करके उसको समाप्त कर दो। तो अंजू जी ये जो कुंसित इनकी जो एक रोड मैप था उसका खुलासा हुआ है। संतोष का विषय यह है कि एनसीडब्ल्यू ने इसको अपनी रिपोर्ट में इसका पूरा समावेश किया है। इसके अलावा अगर आप ये देखें कि ये सोची समझी एक रणनीति के तहत किया गया था।